लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कहीं पर बैलेंस्ड फोर्स होंगे तो वहाँ रिजल्टेंट क्या आएगा, और अनबैलेंस फोर्स होगा तो वहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा। अगर हमारे पास अनबैलेंस फोर्स होते हैं तो वहाँ पर नेट जो आता है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। किस केस में? जब आपके फोर्स कैसे होंगे? अनबैलेंस। जैसे कि ब्रीफ केस को आपने रिलीज किया था, ब्रीफ केस को रिलीज करने के बाद वो नीचे चला गया था। नीचे जाने के बाद कहने का मतलब है कि नीचे जब वो जाएगा तो नीचे की साइड उसके पास एक फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो नीचे गया। मतलब उस पर नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। अब उसके बाद अब कुछ फिनोमिनास पढ़ते हैं, जैसे कि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक वेज लिया जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर रख, इंक्लाइंड शेप है, आपके पास एंगल कुछ भी बन रहा होता है लेकिन वेज की फॉर्म में ये एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को रखा। जब वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसको उन्होंने ड्रॉप किया तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी को उन्होंने v ऑब्जर्व किया। और लास्ट में जब ये इस पॉइंट पर आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? v डैश। और इस v डैश में और v में क्या रिलेशन है कि v डैश वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी पहले वाले से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट एक उल्टा वेज लेकर उस पर किया। अब उन्होंने यहाँ पर ब्लॉक रखा, उस ब्लॉक को इनिशियल स्पीड दे दी कितनी? v। जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाता जाता है वैसे वैसे वो क्या देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है, और एक मैक्सिमम हाइट पर उन्होंने इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया, दैट इज अ v प्राइम। अब अगर ये इन दोनों की वेलोसिटी को जब कंपेयर करते हैं, दोनों की वेलोसिटी को जब इन्होंने कंपेयर किया तो वो वेलोसिटी का रिलेशन क्या आया कि अब ऊपर वाली वेलोसिटी कम है पहले वाले की वेलोसिटी से। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी क्या हो गई? अब डिक्रीज हो गई। वेलोसिटी क्या होने लग गई? अब डिक्रीज हो गई। अब ये दोनों एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन पे किए थे, लेकिन ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी किया। जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो वो कुछ कंडीशंस मानकर यहाँ पर करते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन होगा, ना ही बाहर से कोई फोर्स लग रहा हो। ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल है कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे, कोई फ्रिक्शन नहीं हो, 100% तो कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनके एजम्पशन थे ये कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से यहाँ पर ऐसे थ्रो करूँ या गुड़का दूँ, वहाँ से फ्लो करा दूँ, तो कुछ देर के बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v डैश। ठीक है। हर जगह हमने चेंज माना है तो हम यहाँ पर भी नया वेलोसिटी मान लिया v डैश। अब इन दोनों वेलोसिटी को जब उन्होंने कंपेयर किया तो वो क्या पाते हैं कि दोनों की वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज भी नहीं हुई। इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? इक्वल है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ इक्वल है, इसका मतलब गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किए, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए थे। गैलीलियो ने कोई रिजल्ट नहीं दिया था। इसके बाद इन गैलीलियो के इन एक्सपेरिमेंट्स को यूज किया किसने? न्यूटन ने। और न्यूटन ने अपने लॉज दिए थे इनके एक्सपेरिमेंट के बेस पर। क्या एक्सपेरिमेंट थे इनके कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी ग्रेविटी के अंडर में फ्लो कराता हूँ तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उन्होंने ऐसे के ऐसे एक्सपेरिमेंट एक बार फिर किए, लेकिन इस बार उन्होंने सरफेस वेज लेने की जगह एक बाउल टाइप ले लिया। ठीक है। पहला वाला बाउल लिया, उसमें उन्होंने एच हाइट से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, एच हाइट पर यहाँ से गुरुका दिया। अब ये इसकी वेलोसिटी क्या होती है? यहाँ आते 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 चेंज होती है, चेंज होती है, इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, फिर यहाँ तक आकर डिक्रीज हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट तब तक मूव करने की कोशिश करता है जब तक ये वो वापस वही हाइट गेन नहीं कर लेता जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है। किस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया? एच हाइट से इसको ड्रॉप किया गया। और ये एच हाइट तक वापस जाता है और नीचे आ जाता है। लेकिन ये सब कंडीशन किस में? आइडियल केस में। आइडियल केस का मतलब ना तो कोई फ्रिक्शन है, ना ही कोई चेंजेस है, ना ही कोई एयर का रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये अपनी हाइट को गेन करता है और वापस आता है। इस तरह से ये मोशन करता रहता है।
अब दूसरी बाउल उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने क्या करा, इस हाइट को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इस स्लोप को। हाइट तो वही रखी, हाइट हमारे पास इस पॉइंट पर हाइट वही है जो यहाँ पर थी, लेकिन इसने ये जो ट्रेवलिंग वाला पाथ था स्लोप बढ़ा दिया। मतलब इस तरह से अगर इसको ऐसे लंबा कर दिया जाएगा तो अब क्या कर रहा होगा, पार्टिकल को पहले से ज़्यादा चलना पड़ेगा। देखते हैं क्या वो पहले से ज़्यादा चल पाता है कि नहीं पाता। वो क्या नोटिस करते हैं कि अगर मैं इसको इस एच हाइट से ड्रॉप कर देता हूँ तो ये पार्टिकल तब तक चलता रहता है जब तक ये वापस अपनी एच हाइट को गेन नहीं कर लेता। फिर जैसे ही अपनी एच हाइट को गेन करता है तो ये प्रोसेस रिपीट होता है और ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है भैया, मान ली उनकी बात उन्होंने। ठीक है भाई, आगे चले वो, तो अब उन्होंने क्या करा, दूसरा वाला हिस्सा पूरा ही सरफेस बना दिया। लो भैया, ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक ये अपनी हाइट गेन नहीं करता। ये ना ही कभी अपनी हाइट को गेन कर पाएगा, ना ही ये कभी रुकेगा। मतलब ये कंटिन्यू इस वी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो गैलीलियो ने तो इन एक्सपेरिमेंट्स को सिर्फ किया था, इसके कोई रिजल्ट उन्होंने हमें नहीं दिए। तो न्यूटन्स ने क्या करा, न्यूटन्स कंक्लूड द आइडिया सजेस्टेड बाय गैलीलियो। गैलीलियो ने जो आइडिया दिए थे उन आइडियाज को यूज कर कर न्यूटन्स ने अपने कुछ रूल्स दिए थे, उन्हीं को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और न्यूटन के इन्हीं लॉज को वन बाय वन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टोटल हम यहाँ पर 3 लॉज पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर थर्ड लॉ। ये तीनों लॉज को हम वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे, न्यूटन्स के 1 to 1 लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लॉ दिया, सबसे पहले उन्होंने बताया हमें इनर्शिया के बारे में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जब लेंगे तो उसमें एक इनर्शिया वर्ड आएगा, उसको समझेंगे। पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ उन्होंने क्या कहा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी एक बॉडी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी एक बॉडी है आपके पास, अगर उसको आपने रेस्ट पर रख दिया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रख दिया, रेस्ट पर रख दिया, तो वो ता जिंदगी और हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगा देते। जैसे आपके रूम में कोई एक चेयर रखी हुई है, अब जब तक तो कोई व्यक्ति आकर उस चेयर को पुश नहीं करेगा या पुल नहीं करेगा या उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा एक्सटर्नल, वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट का, तब तक ये चेयर अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगी। मतलब वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी, पहले भी रेस्ट पर थी और अभी भी रेस्ट पर रहेगी। उन्होंने दूसरा पॉइंट ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तब तक वो चलता रहेगा, कंटिन्यू उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इस केस में अगर हम फ्रिक्शन को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, सबको नेग्लिजिबल माने तो ये बॉडी कंटिन्यू उसी स्पीड से चलती रहेगी। ये रुक जाती है या इसकी वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आ जाता है, इसका मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स वहां पर लग रहा है। और वो फोर्स कोई सा भी हो सकता है, वो फ्रिक्शन हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारे तरीके के फोर्स है हमारे पास। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, इसी की वजह से बॉल रुकेगी। और 100% रुकती है, प्रैक्टिकली हम जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि इन्वॉल्व है इसमें, फोर्सेज में फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एवरी बॉडी remains in a state of rest or uniform motion in straight line unless it compelled by some external force। ये तब तक रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हो जाता। ठीक है, ये तब तक चलेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये स्टेटमेंट था। एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसी का, आप और लगाकर इसको पढ़ सकते हैं, लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज अ नो फोर्स, अगर कहीं पर कोई फोर्स नहीं है तो देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यस, अभी हमने चेयर का एग्जांपल लिया था कि ये तब तक इसकी रेस्ट वाली पोजीशन चेंज नहीं होगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। या फिर आप कह सकते हैं ये तब तक कंटिन्यू मोशन में चलती रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगकर या तो इसके मोशन की स्पीड कम करेगा या इसकी मोशन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ठीक है,
तो ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, कॉपी करो। समझ में आया दोनों को? कॉपी करें। डन। क्या? नेक्स्ट पॉइंट चेक। अब अदर वर्ड्स में अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे रखा चेयर रखी हुई है आपको, अब चेयर को अगर मूव कराना है तो एक छोटा सा बच्चा भी जाएगा तो चेयर को पुश करेगा तो मूव कर जाएगी, ठीक है। लेकिन चेयर की जगह अगर कोई बड़ा बॉक्स वहां पर रखा है तो उस छोटा बच्चा जाकर उसको फोर्स तो लगाएगा, लेकिन वो उसको मूव कराने में एबल नहीं है, वो उसको मूव नहीं करा सकता। मतलब ये डिपेंड करेगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसको मूव कराने के लिए आपको ज़्यादा मास के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मास पर डिपेंड करेगा आपका कि ये कितना ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगला पॉइंट आपके पास क्या है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ फोर्स इज अप्लाइड, हमने फोर्स अप्लाई किया, इट में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसने सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स लगाया तो वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज कर सकता है। बट इफ फोर्स इज अ नॉट सफिशिएंट, अगर फोर्स सफिशिएंट अमाउंट का नहीं है, इट मे नो प्रोड्यूस अ चेंज, ओनली ट्राई टू डू सो, ट्राई टू डू सो। मीन्स अगर सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स नहीं है तो सिर्फ वो उसको मूव कराने का, अगर जैसे बड़ा ब्लॉक रहेगा तो सिर्फ आप फोर्स लगाकर उसको हटाने की कोशिश, उसको मूव कराने की कोशिश कर सकते हो, उसको कर नहीं पाओगे। जैसे दीवार है, कोई बड़ी टेबल है आपके पास, उसको हम कोई अकेला आदमी फोर्स लगाए वो मूव नहीं होती। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स है, बट वो सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स नहीं है। और ये फोर्स कितना होना चाहिए किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, hence force is that which change or tries to change the state of rest or uniform motion of a body in a straight line, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ फोर्स क्या करेगा, ट्राई करेगा उसको चेंज करने की, उसकी पोजीशन को चेंज करने की, लेकिन चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है। मीन्स एक सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा किसी भी बॉडी को मूव करवाने की। अंडरस्टूड? ओके नाउ, तो अब ये किस पर डिपेंड करता है, मास पर। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर ही इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर ही चलेगा, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ चलेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इस फर्स्ट लॉ के अंदर ही आप इनर्शिया पढ़ेंगे और इनर्शिया के टाइप्स भी पढ़ेंगे। इनर्शिया से रिलेटेड जितना भी पॉइंट होगा सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आएगा, ठीक है। अब देखो इनर्शिया क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई एक छोटी सी बॉल है, यहाँ पर मैंने एक बॉल को रखा, अब इस बॉल को आपको मूव करवाना है, तो क्या आप एक फिंगर से इसको पुश करोगे और ये बॉल मूव करने लग जाएगी? बिल्कुल करेगी, हम फिंगर से इतना सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स लगा सकते हैं कि वो बॉल मूव कर देगी। लेकिन इसकी जगह कोई एक बड़ा ब्लॉक अगर रखा हुआ है 10 किलोग्राम का, और उस पर आपसे कहा जाए कि हाँ अब एक फिंगर से आप फोर्स लगाओ, तो क्या आप इसको मूव करा पाओगे? क्या नहीं करा पाएंगे।
क्योंकि हमारी फिंगर जितना फोर्स लगा रही है उसके कंपैरिजन में इस बॉडी का जो मास है वो इतना ज़्यादा है कि वो उसको मूव कराने में कैपेबल नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस बॉडी में खुद के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये इतने से अमाउंट के फोर्स से नहीं हिल पाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि ये खुद बॉडी भी क्या चाहती है, इस पोजीशन पे रुकी रहना चाहती है, वो चलना नहीं चाहती। आप खुद देखिएगा अगर किसी बॉडी को आप धक्का देते तो वो अचानक से नहीं चलने लगती, आपको थोड़ा धक्का देना पड़ता है उसको। शुरुआत में जो बॉडी का जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा उसका अपोज करता है, जिस बॉडी का मास कम होगा वो कम अपोज करता है। कम अपोज करने का और ज़्यादा अपोज करने का मतलब क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि किसी भी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है ना, वो हमेशा क्या होती है कि अगर उसमें कोई चेंज करना चाहता है। चेंज करने का मतलब क्या है, जैसे कोई बॉडी रेस्ट पर यहाँ पर रखी हुई है, अब ये बॉडी क्या चाहती है, ये समझ लो कि ये बॉडी बहुत आलसी है। क्या है, ये बॉडी बहुत आलसी है, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना पसंद करेगी। इसको अगर आप मूव कराओगे तो जितना इसमें ताकत होगा उतनी ताकत से तो ये इसके मोशन का अपोज करेगी। इस टेंडेंसी के ऑब्जेक्ट की इस टेंडेंसी को, मतलब किस टेंडेंसी की, कि अगर आप उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हो तो उस चेंजेस का क्या करेगी, अपोज करेगी। जैसे कि आप किसी चेयर पे बैठे हो, अब कोई व्यक्ति आता है और आपको धक्का देने की कोशिश करता है, तो आप खुद फील करो, आप खुद को, आप उस जगह से नहीं उठना चाहते, तो आप में जितनी ताकत होती है आप जितना एफर्ट्स उसमें लगा सकते हो उतना एफर्ट्स वहां बैठकर वापस धक्का देने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं अपनी सीट से नहीं हिलूंगा। तो उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, अपनी ही पोजीशन पे, जिस कंडीशन पे वो था, रेस्ट पर था या मोशन में था या कैसे भी था, वो उस पोजीशन पे बने रहने की कोशिश करता है और अपोज करता है उसके चेंजेस का। तो इस अपोज करने की टेंडेंसी को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया? सर मतलब इनर्शिया मींस इनर्शिया एक वर्ड का नाम है, टेंडेंसी है। टेंडेंसी मतलब हर एक हाँ बता रहा हूँ आपको। बोलो। एक बार क्या? क्या? न- नहीं नहीं, वो तो मैं बाय मिस्टेक स्लाइड हो गया था, तो अभी डेफिनेशन में समझाऊंगा। पहले तो समझो इसको। देखो, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, कि किसी भी बॉडी की जो टेंडेंसी है क्या करने की, टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलना चाहेगी। वो अपोज करना पसंद नहीं, उसमें कोई चेंजेस करे ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये जितनी उसमें स्ट्रेंथ होती है उतना उसका अपोज करती है, और इस अपोज करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, उसका इनर्शिया कहते हैं। और आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे कि इनर्शिया डिपेंड करता है कि इस बॉडी का, क्योंकि जैसे 10 किलोग्राम की बॉडी है और एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, कौन कितनी देर अपने आप को उस पोजीशन पे रोक के रख सकता है कि अगर आप इस पर फोर्स लगाओ तो। 2 किलोग्राम का जब फोर्स का अमाउंट ही कम है, इसका मास ही कम है, तो ये कम टाइम तक अपने आप को रोक पाएगा। 10 किलोग्राम का इसके कंपेरिजन में ज्यादा टाइम तक अपने आप को रोक पाएगा। एक कंडीशन पर सफिशिएंट अमाउंट लगने पर हर बॉडी मूव कर सकती है, लेकिन डिपेंड्स कि कितनी देर तक ये इसको अपोज करेगी। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। लिखो डेफिनेशन, आगे मूव करते हैं। देखो, हम डेली लाइफ में भी इस चीज़ को फील करते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ हेवियर बॉडी देन अ लाइटर वन। यस, हम खुद भी जानते हैं कि एक तो 10 किलोग्राम की बॉडी है और एक आपकी 20 किलोग्राम की बॉडी है। तो किसको मूव कराना ज़्यादा इजी है, एज कंपेयर टू, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे बच्चे के लिए बड़े, एज कंपेयर, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको मूव कराना ज़्यादा टिपिकल्ट है एज कंपेयर टू कम मास की बॉडी को। ठीक है। Similarly, it is difficult to stop a moving heavier body than a lighter body moving with the same velocity. ठीक है।
अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है, दोनों बराबर की वेलोसिटी से आ रही है, तो किसको रोकना ज्यादा टिपिकल है? जिसका मास ज्यादा है। साइकिल को आप एक हाथ से पकड़कर रोक सकते हो अगर वो किसी स्पीड से आ रही है, लेकिन अगर उसी स्पीड से सेम वेलोसिटी से अगर अलग अलग मासेस की दो बॉडीज आएंगी तो ज्यादा मास वाली बॉडी को रोकना ज्यादा टिपिकल। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? thus we can conclude that the mass of body is measure of a inertia।